तो देखो जन्मजय का हो गया ना, तो फिर वहीं से ही फिर वो लोग क्या करते हैं, जन्मजय के बाद जब उनका जो यज्ञ होता है ना, वो स्नेक यज्ञ होता है ना जन्मजय का, स्नेक यज्ञ कि इस धरती से सारे के सारे जो भी स्नेक्स है ना वो गायब हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्नेक्स नहीं, मतलब क्या, जन्मजय के डैडी को, मतलब जो उनका नाम था महाराज परीक्षित, उनको मारा रहता है। तो सारे के सारे मतलब जो ये स्नेक्स वगैरह डर जाते हैं, जैसे पुराणों में लिखा होता है। ठीक है, ये सब भागवत पुराण में आपको देखने को मिलेगा। भागवत पुराण मतलब क्या, द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ठीक है, तो जन्मजय को बहुत सारे मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं, जन्मजय को, तो उनको सब ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप प्लीज इनको सबको मत मारिए, नहीं तो क्या होगा दुनिया में, अगर ये स्नेक्स मर गए तो एनवायरमेंटल डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि जब स्नेक्स नहीं बचेंगे तो फ्रॉग्स और जो चूहे होते हैं वो पूरे के पूरे दुनिया में फैल जाएंगे, और उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होंगी। तो बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं होगा। समझ में आप लोग को? तो इसीलिए ही जन्मजय को फिर फाइनली क्या करना पड़ा, ये स्नेक यज्ञ बंद करना पड़ा, और सारे के सारे जो स्नेक्स हैं वो थोड़े शांत बैठ गए। समझ में? छोड़ो, क्या हो गया समझ में? इतना ही। जब ये महाराज जन्मजय, जब इनकी डेथ हो जाती है फाइनली नेचुरल कॉजेस की वजह से, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रियासत आती है। प्रॉपर मॉडर्न डे जो रियासत है, उस रियासत का नाम था हारण्यक रियासत, हारण्यक डायनेस्टी। ठीक है, हारण्यक डायनेस्टी, इसमें आप लोग को हारण्यक डायनेस्टी, हारण्यक डायनेस्टी जो थी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हारण्यक डायनेस्टी के मेन तो दो तीन राजा थे, लेकिन जो सबसे मेन राजा थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, महाराज बिंबिसार जो थे, वो जन्मजय के डेथ के बाद इनके आजू बाजू में एक दो आलतू फालतू राजा आते हैं, लेकिन जो मेन राजा जन्मजय थे, जन्मजय के डेथ के बाद क्या होता है, मगध, मगध यानी क्या, पटना। ठीक है, मगध में आप ये देखते हैं कि बिंबिसार, महाराज बिंबिसार का उदय हो जाता है। ठीक है, और बिंबिसार एक नई रियासत बनाते हैं, हरण्यक डायनेस्टी। समझ में? और महाराज बिंबिसार जो हैं वो तख्त पर बैठते हैं तकरीबन 542 बीसीई, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने के 542 इयर्स पहले कौन राजा बनते हैं, महाराज बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार अलग है, ये बिंबिसार राजा है। समझ में आप लोग को? तो हरण्यक रियासत के ये बहुत बड़े महाराज होते हैं। इनके टाइम पे दो बहुत इंपॉर्टेंट हमले होते हैं भारत देश पर। ठीक है, भारत देश पर दो इंपॉर्टेंट हमले होते हैं, और दोनों के दोनों हमले होते हैं अफगानिस्तान पे। ठीक है, अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान में 530 बीसीई। ठीक है, 530 बीसीई के टाइम पे पर्शिया के महाराजा, पर्शिया यानी क्या, फारस या ईरान, मॉडर्न डे ईरान, मॉडर्न डे ईरान के बहुत बड़े राजा, इनफैक्ट सबसे बड़े राजा उस जमाने के दुनिया के, जिनका नाम था साइरस। ठीक है, साइरस, उनका अटैक होता है अफगानिस्तान के रास्ते पे, और ये लोग खैबर कैप्चर कर लेते हैं, खैबर। ठीक है, खैबर, खैबर यानी वो हिंदू कुश के माउंटेन रेंज में, हिंदू कुश काराकोरम जो माउंटेन रेंज है उसमें वो पास है, जो अपने को मेनली ज्वाइन करता है, इंडिया को ज्वाइन करता है सेंट्रल एशिया से। तो बेसिकली सेंट्रल एशिया में इसकी बादशाहत कायम हो जाती है साइरस की। ठीक है, एम्परर साइरस, एम्परर साइरस हिस्ट्री के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग इनके ऊपर 100 वर्ड लिखिए। समझ में आप लोग को? खैबर पास के ऊपर 100 वर्ड लिखिए, सॉरी 50 वर्ड्स लिखिए, अफगानिस्तान के ऊपर 50 वर्ड्स लिखिए, पर्शिया के ऊपर 50 वर्ड्स लिखिए। समझ में? लेकिन फिर जब साइरस अंदर एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं करने देते, और बिंबिसार उनको हरा देते हैं। तो साइरस को अपनी बादशाह सिर्फ और सिर्फ खैबर तक ही अलाउ रखनी पड़ती है। फिर दूसरे होते हैं डेरियस, डेरियस द फर्स्ट, डेरियस द फर्स्ट साइरस द फर्स्ट के बेटे होते हैं, जो 518 बीसी में भारत पे हमला करते हैं।
अगेन हमले का मेन इलाका कौन सा बनता है? अफगानिस्तान, क्योंकि सारा का सारा जो सेंट्रल एशिया का ट्रेड था रास्ते के तहत हम लोग के देश का अफगानिस्तान से ही गुजरता था। तो जो अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया, वो इंडिया चाइना के साथ जो ट्रेड होता है उस पे मतलब कब्जा जमा लिया। समझ में आप लोग को? तो इन्होंने अटैक कब किया? 518 बीसीई में। ठीक है। तो डैरियस जो होते हैं, डैरियस में एक बहुत बड़े राजा होते हैं, बहुत ही शानदार राजा होते हैं। तो उनके ऊपर भी 100 वर्ड लिखिए। समझ में? भारत ने रियासत फिर इनको भी हरा देती है। तो भारत के जो मेन लैंड जो भारत है, यानी मॉडर्न डे इस्लामाबाद वाला इलाका हो गया ना, इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली से लेकर मथुरा से लेकर अयोध्या से लेकर गोरखपुर से लेकर ये पूरा, ये भागलपुर और असम कामाख्या, ये पूरा का पूरा इलाका, यानी नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स का इलाका है ना, उस पे ये बादशाह जमाने को नहीं देते। समझ में? डेरियस के ऊपर भी 100 वर्ड लिख के लाइए, बिंबिसार के ऊपर भी 100 वर्ड लिख के लाइए। समझ में आप लोग को? तो भारत में जब हरण्यक रियासत आई तो उनके तो उन्होंने किस किस को फेस किया अपने टाइम पे? साइरस को फेस किया और डेरियस को फेस किया। ये समझ में? तो बिंबिसार ने बहुत ज्यादा मतलब क्या देश को बचाया। फिर इनके बेटे आए आजाद शत्रु। आजाद शत्रु, आजाद शत्रु ने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। किसके खिलाफ? अवंती के खिलाफ और बाकी महाजन पदों के खिलाफ। ठीक है। आजाद शत्रु साहब ने, ठीक है, और इनके एक और इनके शायद एक बेटे थे, उनका नाम था काल अशोक। ठीक है। ये दो महाराजाओं ने क्या किया? इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल्स बुलवाई। बुद्धिस्ट काउंसिल्स बुलवाई, काउंसिल्स, यानी बुद्धिज्म में क्या हो गया, अलग अलग फिलोसॉफिकल डिबेट्स हो गए, तो इन्होंने क्या किया? बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई। वो आजाद शत्रु ने बुलाई या काल अशोक ने बुलाई, वो आपको ढूंढना है। ठीक है। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, और ये सिर्फ और सिर्फ जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई तो सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने बुलवा ली। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके आगे क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? डेरियस जो होते हैं, डेरियस, डेरियस का बेटा होता है जर्क्सिस। डेरियस का बेटा होता है जर्क्सिस। जर्क्सिस भारत पे अटैक नहीं करते, क्योंकि पुराने जमाने में प्रॉब्लम ये चालू थी बेटा कि ये जो पर्जिया था, पर्जिया, पर्जिया ईरान, ईरान का झगड़ा मैक्सिमम किसके ऊपर कंट्रोल के लिए चालू था? मिडल ईस्ट। किसके खिलाफ? ग्रीक्स के खिलाफ। ग्रीक्स यानी यूरोप। समझ में? तो क्या करते हैं ईरान वाले जो राजा होते हैं जर्क्सिस, वो क्या करते हैं? किस पे अटैक करते हैं? ग्रीस पे अटैक करते हैं। ठीक है। ग्रीस पे अटैक करते हैं, और फिर यहाँ पर वो बहुत ही फेमस जंग लड़ी जाती है, जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ मैराथन। बैटल ऑफ मैराथन। और एक नेवी की बैटल लड़ी जाती है, इसका नाम क्या था? बैटल ऑफ थर्मोपाइले। ठीक है। बैटल ऑफ मैराथन 100 वर्ड्स, बैटल ऑफ थर्मोपाइले 100 वर्ड्स, जर्सीस 100 वर्ड्स। ठीक है। तो क्या होता है, जर्सीस का मेन फोकस किस पे रहता है? ग्रीस पे हमला करने पे, क्योंकि उनको मिडिल ईस्ट हथियाना था, और वो इंडिया के ऊपर अटैक करने पे फोकस नहीं करते। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन तो फिर इतना याद रखना कि बेसिकली ईरान और ग्रीस के बीच में जंग चालू है, किसके ऊपर? कैप्चर करने के लिए, मिडिल ईस्ट पे कैप्चर करने के लिए। समझ में आप लोग को? ये चीज है। देखते हैं आगे। हरण्यक रियासत बेटा जब खत्म हो जाती है ना, हरण्यक, हरण्यक डायनेस्टी जब खत्म हो जाती है, तो हरण्यक के बाद एक बहुत ही पावरफुल रियासत आती है, जिसका नाम क्या होता है? शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग, शिशुनाग रियासत के बहुत बड़े बड़े राजा होते हैं, जिनमें से एक का नाम ही होता है शिशुनाग, और इनके दो चार और मतलब क्या अलग अलग राजा आते हैं। शिशुनाग रियासत भी क्या करती है फाइनली? इस पे कब्जा कर लेती है मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का जो मेन कैपिटल था अवंती, अवंती यानी मॉडर्न डे आप पकड़ लीजिए उज्जैन का इलाके के आसपास। ठीक है। तो उज्जैन के ऊपर कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर देती है। और फिर फाइनली जो 100 साल की जंग चलती आती रहती है, इसके बीच, मगध के बीच और अवंती के बीच, उसमें इनकी विजय हो जाती है और इनकी पराजय हो जाती है। समझ में? अवंती खत्म हो जाती है। ठीक है।
फाइनली क्या होता है, शिशुनाग रियासत के एक आखिरी राजा होते हैं ना बेटा, उनका, और शिशुनाग रियासत के आखिरी राजा जो होते हैं वो क्या होता है कि वो मतलब दासी पुत्र होते हैं। जो राजा होता है वो मतलब क्या, वहां की दासी के साथ मतलब क्या फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और उसका नाम होता है पद्मा। फाइनली क्या होता है, जब शिशुनाग रियासत का जो आखिरी राजा होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो देखता है कि उसके पास लड़कियां ही लड़कियां हैं और उसको कोई लड़का चाहिए था राजा बनाने के लिए। तो फिर ये पद्म उधर आता है और बोलता है कि मुझे राजा बनाइए। तो शिशुनाग रियासत वाला जो राजा होता है वो ये बोलता है कि तुम तो दासी पुत्र हो, तुम्हें मैं कैसे राजा बना दूं। तो इसीलिए पद्म भड़क जाता है और ये कहता है कि देखो, मैं दासी पुत्र हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूं तो तुम्हारा ही बेटा, तो मुझे तख्त चाहिए। तो ऐसे में शिशुनाग क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं और फिर ये कसम खा लेता है कि मैं लौट कर आऊंगा और अपना बदला लूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पद्म पद्म को ये एक गुरुजी के पास जाता है और ये सारी की सारी ट्रेनिंग वगैरह लेता है और फिर फाइनली जंग में शिशुनाग रियासत के आखिरी राजा को हरा देता है और फिर इसी के बाद ये खुद भी एक नई रियासत एस्टेब्लिश करते हैं। और पद्म जब ये राजा बन जाता है तो वो एक नई रियासत एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम क्या था, नंदा डायनेस्टी। समझ में आप लोग को। और तभी से ही इनका नाम इतना बढ़ जाता है, इनका नाम क्या कहलाता है बेटा, महापद्म नंदा। महापद्म नंदा। तो ये नंदा डायनेस्टी क्या करती है, ये लोग बहुत ज्यादा, ये ना जो राजा होता है ना महापद्मा, ये बहुत ज्यादा है ना भड़काऊ होता है, कि किसी भी रियासत के राजा को मार डालता है सीधा सीधा। और इसीलिए इसके गुस्सैल स्वभाव के नाम से इसका नाम क्या पड़ जाता है, उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन इनका नाम पड़ जाता है। इनके तकरीबन 9-10 बेटे थे, तो वो इतने दमदार नहीं होते, ठीक है। फाइनली एक फालतू राजा होता है धनानंद, ठीक है, धनानंद। और धनानंद, देखो धनानंद राजा सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि उसके डैड राजा थे, उसमें खुद में कोई टैलेंट नहीं था। और जब देश को विदेशी आक्रमणों के खिलाफ बचाने की बात आती है ना, तो धनानंद ध्यान नहीं देता और इसी बात से भड़क के यहाँ के जो राजपुरोहित होते हैं, राजपुरोहित मींस द चीफ प्रीस्ट, मैंने बताया था ना वो, तो उनका नाम क्या था, स्वामी कौटिल्य। स्वामी कौटिल्य भड़क के वो क्या बोलते हैं कि ये निकम्मा राजा खुद तो मरेगा, देश को भी मरवाएगा, तो बेहतर है इसको खत्म कर दिया जाए। और फिर स्वामी कौटिल्य क्या करते हैं, एक नए लड़के को, चंद्र को ट्रेन करते हैं, ठीक है, चंद्र को ट्रेन करते हैं कि भाई तुम आओ और राजा बनो और हम लोग देश पे रूल करते हैं, नहीं तो ये बोगस राजा देश को बर्बाद कर देगा। इतना समझ में। तो फिर फाइनली धनानंद को इसकी आर्मी हरा देती है, चंद्र की आर्मी हरा देती है अंडर द गाइडेंस ऑफ महर्षि कौटिल्य या चाणक्य, या आप क्या कह लीजिए, और क्या दूसरा है तीसरा नाम, विष्णुगुप्त। याद रखना, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है। समझ में आपको, ठीक है। अब जो प्रॉपर हम लोग को जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना है वो क्या है, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। ये सब तो आप बेसिकली ट्रेलर की तरह समझ लो कि हाँ भाई ऐसा कुछ स्टोरी चल रही है। तो मौर्य डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट से पहले आप लोग ने जो भी रियासतें देखी, ठीक है, उसमें आपने ये देखा कि इट वाज अ वेरी कॉमन साइट टू फाइट वॉर्स। अगर कोई रियासत का राजा अगर इनकॉम्पिटेंट है तो उसे खत्म करके एक नया राजा इंस्टॉल कर देना, ये हमारे शास्त्रों में अलाउ किया गया है। समझ में। इट इज बाय लॉ अ ड्यूटी ऑफ एवरी कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक ठीक है, ड्यूरिंग द किंगशिप टाइम्स टू simply remove a king and install a competent ruler in alternative to a bogus ruler। समझ में। तीसरी मेन चीज, इंडिया हैज बीन फेसिंग दीज इन्वेजन्स फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। आप ये मत समझो कि चाइना और पाकिस्तान और ये अमेरिका ये अभी से कुछ इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, या हिस्ट्री में अरब, तुर्क, हंस, फिर बाद में जितने भी अलग अलग टाइप के डाकू लोग हैं ये अभी से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इंडिया पे इन्वेजन्स का जो दौर है ये हजारों सालों से चलते आ रहा है, ठीक है। समझ में आप लोग को। लेकिन हमारे पास दमदार रियासतें थी,
और इसीलिए हम लोग उनसे लड़ पाए। जब जब हमारे देश में बोगस रियासतें हुई हैं, खराब रियासतें हुई है, जिनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं, कमजोर रियासतें हुई बेसिकली, इनकॉम्पिटेंट थर्ड रेट ये रूलरशिप हुई है, तब तब हमारे देश की हानि हुई है। और 1947 तक तो आते आते आप जानते हो क्या कबाड़ा हो गया। समझ में? एक और मेन चीज, हिस्ट्री से हम लोग को ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे रूलर्स बहुत ज्यादा महान थे। ठीक है, मैंने आपको डेरियस और साइरस और ज़र्क्सिस का एग्जांपल दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेवल पे हमसे भी बड़े और हमसे भी महान राजा रह चुके हैं इस धरती पे। तो आप जब भी कहीं भी जाओ तो ये मत बोलना कि सिर्फ इंडिया के ही राजा दमदार थे और इंडिया के ही राजा महान थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में कभी भी हम लोग ने मतलब हम लोग एक दूसरे के इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व रहते थे कि हमने कभी भी विदेशी के ऊपर अटैक करने की सोची नहीं। क्यों? जब हम खुद के लेवल पे ही कमजोर हैं, इतने एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हम विदेशों के ऊपर क्या राज करेंगे? समझ में? हमसे बड़े बहादुर बहुत ज्यादा ताकतवर राजा थे विदेशी लोग, इसलिए ना कि न सिर्फ वो अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर पाए। समझ में आप लोग को? तो इसी के ही तहत हम लोग अब प्रॉपर बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी की। इससे पहले जो भी डायनेस्टीज है वो बस आप एक लाइन में याद रखना। समझ में? हरण्यक, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य। उसमें से रेयरली कुछ आएगा। प्री मौर्य डायनेस्टीज में से अगर रेयरली कुछ आता है तो वो क्या आता है? वो आता है आर्ट्स एंड कल्चर में, यानी क्या बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर आता है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किस राजा ने बनाई, कहां ऑर्गेनाइज की, इसमें क्या हुआ, ये पूछा जाता है आर्ट्स एंड कल्चर में। इसके ऊपर पढ़ लेना। ये हरण्यक रियासत के टाइम पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। हम लोग को क्या पढ़ना है मेन तो मौर्य। ठीक है, why am I saying this? क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्य रियासत से पहले की जो रियासतें हैं दे आर इनसिग्निफिकेंट। हाँ, we are going to talk about them during our arts and culture sessions, not right now. ये तो मैंने बस आप लोग को एक स्टोरी बताई ताकि आप लोग के दिमाग में वो एक बोलते हैं ना एक इंटेलेक्चुअल सेंस आना चाहिए कि मौर्य रियासत अपने आप में कोई रियासत नहीं थी कि अचानक से सारी की सारी रियासत बन गई, नहीं। इट हैज बीन द हैंडीवर्क, इट हैज बीन द हैंडीवर्क ऑफ many more previous dynasties which have contributed in some or the other way. समझ में? आगे देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। अब यहां से प्रॉपर पढ़ना हम लोग चालू करेंगे। फर्स्ट डायनेस्टी आती है मौर्य डायनेस्टी, जिसके फर्स्ट राजा होते हैं चंद्र, दूसरे होते हैं बिंदुसार और तीसरे होते हैं अशोक, और आखिरी एक भोगस राजा होते हैं इनका नाम होता है बेटा बृहदत्त। ही वाज अ फेयरली इनकॉम्पिटेंट किंग। ठीक है, विल सी। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी कहां से कहां तक शुरू होती है? 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशंस थी। महर्षि कौटिल्य जो होते हैं या विष्णुगुप्त या चाणक्य, वो क्या करते हैं, एक यंग लड़के चंद्र को लेकर उसको ट्रेनिंग देते हैं। गांव वालों को बहुत सारी मतलब जो धनानंद की जो आर्मी थी, जो उनसे मतलब डिस्ट्रेस्ड लोग थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि देश का खात्मा हो विदेशी ताकतों के तहत, तो उनको अपने साथ मिला देते हैं। एंड दे क्रिएट अ रैगटैग टीम ऑफ सोल्जर्स who go on to defeat a proper professional army just because it had a better leadership. ठीक है, while in the forces of Dhanananda there was a proper professional army but with zero leadership. ठीक है, और ऑलरेडी उनकी मतलब क्या लोग खफा थे उनकी हुकूमत से, क्योंकि धनानंद was not focusing on the protection of the country, rather he only spent time on his own personal luxuries. ठीक है, तो ये बात है। अब ये चंद्र थे कौन, याद रखना। देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, साइरस, उसके बाद डेरियस, उसके बाद कौन आते हैं, ज़र्क्सिस। ठीक है, ज़र्क्सिस के बाद आते हैं डेरियस द सेकंड, आते हैं शायद से डेरियस द सेकंड या कैम्बियासिस आते हैं, पता नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कोई तो राजा थे। मेन चीज ये नहीं कि ईरान के राजा कौन थे, वो जरूरी नहीं है। मेन जरूरी ये है कि यहाँ पर हुआ क्या। ज़र्क्सिस क्या करते हैं, पूरे के पूरे एथेंस जो होता है, एथेंस द कैपिटल ऑफ ग्रीस, उसको जला के राख कर देते हैं। बैटल ऑफ मैराथन एंड द बैटल ऑफ
थर्मोपाइले। पंगा ये हो जाता है बेटा कि क्या होता है कि वो ग्रीस वाले भड़क जाते हैं, और ग्रीस का ही एक प्रिंसिपैलिटी, प्रिंसिपैलिटी समझता है, जागीर, ग्रीस की एक प्रिंसिपैलिटी